हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हम लोगों ने 5 अक्टूबर को मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया था। हमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है उस टेस्ट से। अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ इस टेस्ट के सॉल्यूशंस पर विचार करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। हम इस टेस्ट के सॉल्यूशन को लेते हैं। आप लोगों में से कहीं काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो ये समझिएगा, ये देखिएगा कि आपने जब कोई क्वेश्चन सोल्व किया तो कैसी स्थिति में आपको क्या सोचने को मिला, आपने वहां पर कहाँ क्या कमी रख दी है, वो सब आप यहाँ पर दूर कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग। जैसा आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें हमें कहा गया है कि हम लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम जेड दिया गया है 2x1 प्लस x2 और कंडीशंस है हमारे पास x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। हम यहाँ इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ आंसर नंबर हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसमें मैक्सिमम z हमें यहां दिया हुआ है 2x1 प्लस x2, राइट। और दूसरा सच दैट कंडीशन हमारे पास है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू द 4 और यहां x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू द 6, यहां लेस देन इक्वल टू द 6 है और x1 की वैल्यू जो है वो है लेस देन इक्वल टू द 3, करेक्ट। तो हमारे पास यहां कहा गया है कि x1 x2 ये सारे के सारे मेरे पास यहां पर पॉजिटिव है, करेक्ट। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। ग्राफिकली हमें इसको सोल्व करना है और हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो इनिक्विटीज है, तो आपको जो तरीका याद है जो हम लोग लेक्चर में सीखते आए हैं, ग्राफिकल मेथड के जो लेक्चर हमने देखे हैं बिल्कुल वही अगर हम काम करते हैं यदि यहाँ, तो हमें पता है कि जो इनिक्विटीज है उसको मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने यहाँ पर जो इनिक्विटीज हैं, ये फर्स्ट और सेकंड जो इनिक्विटीज हैं और ये थर्ड है, इनको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन में कन्वर्ट किया आपने, तो आपको मिला x1 प्लस x2 इक्वल टू द 4 और यहाँ x1 प्लस x2 इक्वल टू द 6 और यहाँ x1 इक्वल टू द 3। तो इन्हें आप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो x1 डिवाइड बाई 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हमें 1 मिला। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ x1 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ x2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 हमें मिला। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, करेक्ट। और ये तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं, इसको हम लोग यहाँ पर थर्ड रख सकते हैं। अब इसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x एक्सिस पर 4 और 6 है और x2 पर 4 और 6 है यहाँ पर, और x1 इक्वल टू 3 है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख ली है यहाँ 2, 4 और 6, और यहाँ पर भी मेरे पास जो है 2, 4 और 6 होगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपको समझाया है कि जब भी हम लोग यहाँ पर स्केलिंग जब यहाँ लेते हैं, तो जो हमने यहाँ पर स्केल 2 यूनिट को हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया है, हमने जो स्केल हमने यहाँ x एक्सिस पर रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा स्केल हमें y एक्सिस पर रखना चाहिए, ठीक। तो अब मैं इन्हें ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर जब मैं इनको ड्रॉ करता हूँ तो देखो फर्स्ट को ड्रॉ किया हमने 4 और 4 आ रहा है, ये मुझे यहाँ पर मिला x1 पर 4 इंटरसेप्ट, x2 पर 4 इंटरसेप्ट, और ये लाइन मेरी यहाँ पर आ गई है जो कि मुझे फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड वाली पे चलते हैं, 6 और 6, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगी 6 एंड 6 को, करेक्ट। तो ये सेकेंड वाली को रिप्रेजेंट कर रही है। x1 इक्वल टू 3, यहाँ 2 और 4 के बिल्कुल मिड में यहाँ पर हमारे पास x1 इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा, राइट। ये थर्ड नंबर की हमारे पास लाइन है। चलो अब इनके हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। इनइक्विटीज में सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो उसके लिए आपको बताया गया जो लेक्चर हमने पढ़े हुए हैं उसमें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है सभी को। हम यहाँ पर असमीकाओं के जो हल ढूंढेंगे उसके लिए हम यहाँ पर ओरिजिन को चेक कर लेते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पर ये तरीका होता है
ओरिजिन को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 0 तो 0 लेस देन 4 आ रहा है। इट्स मीन ये बिल्कुल करेक्ट बात है, 0 4 से छोटा होता है, ये ट्रू है, इसलिए इसके सॉल्यूशन वहां हो जाएंगे फर्स्ट के जहां 0 आ रहा होगा। तो 0 हमारे पास जहां आ रहा है ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ ओरिजिन है राइट। तो यहाँ हमें 0 फाइंड हो रहा है, तो जहां 0 आ रहा है उधर की तरफ हमारे पास इसके सॉल्यूशन एरिया चले जाएंगे। सेकंड नंबर पे 0 0 पुट करेंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी सॉल्यूशन वहां आएगा जहां 0 कवर हो रहा होगा, 0 वहां आ रहा होगा। और यहाँ x1 लेस देन इक्वल टू 3, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 3, ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये भी सॉल्यूशन वहां चले जाएंगे जहां हमारे पास 0 आ रहा होगा, करेक्ट। तो इन सभी का हमें जो यहाँ पर कॉमन एरिया हमें मिला है वो हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक। जो कॉमन एरिया होता है वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ये फिजिबल सॉल्यूशन का एरिया हमारे पास होता है, करेक्ट। अब यहाँ हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। आप आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास ओ है और यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मुझे ओ मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ए मिलेगा, यहाँ पर मुझे बी मिलेगा और यहाँ पर मुझे यहाँ सी मिलेगा, करेक्ट। अगर हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ओरिजिन ओ आ गया है, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पर 3,0 हमें मिल जाएगा और जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर ये 0,4 मिल जाएगा, तो ये 0,4 सी वाला हो गया है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम आसानी से जानते हैं कि ये इक्वेशन थर्ड यानी कि लाइन थर्ड और लाइन फर्स्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड तो ये रही हमारे पास यहाँ राइट, और फर्स्ट हमारे पास यहाँ रही, तो फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि x1 की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ रखेंगे, तो 3 को जब राइट साइड में लेके गए तो x2 की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जो वैल्यू रख सकते हैं वो हमें मिलेगी यहाँ पर b की, कि ये तो हो गई हमारे पास 3 कोमा और ये मेरे पास 1 राइट। तो मुझे यहाँ जो पॉइंट्स मिले हैं अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ये मेरे पास z हो जाएगा, z मुझे दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 राइट। तो यह z मिला और यहाँ ओरिजिन हम यहाँ ले लेंगे, तो ये 0 0 हमें मिला एक, तो यहाँ दूसरा हम लोगों को वहां पर पॉइंट मिला a, उस a के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,0 और जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ है 3,1 और जो c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0,4 राइट। चलो इस z को कैलकुलेट कर लेते हैं, z को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे यहाँ पर मिलता है 0, ये 3 को यहाँ रखेंगे तो 3 और 2 6, यहाँ हमें 6 मिल जाएगा, यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे z में वैल्यू पुट करेंगे, 3 और 2 6 हो गया और एक 7 हो गया, यहाँ 7 हमें मिला और यहाँ पर 4 हमने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ से हम लोगों को 4 हमें मिला राइट। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है इसकी वो हमें मिल रही है b पॉइंट पर राइट, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 7, तो 7 वैल्यू है, तो x1 की वैल्यू 3 और यहाँ x2 की वैल्यू हमारे पास 1 मिली है और जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें वो 7 मिली है। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ इसका सॉल्यूशन जाएगा वो सॉल्यूशन जाएगा 3 और 1 और 7, इट्स मीन ये ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट बता रहा है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर, ये हमें फोर्थ को यहाँ बता रहा है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमारे पास जाएगा। ये बात तो आपने की है यहाँ ग्राफिकली सॉल्व करके, बिल्कुल वैसा का वैसा काम जैसा आप लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को बताने के लिए अब मैं आप लोगों को यहाँ कंप्यूटेशन लेवल के हिसाब से थोड़ा यहाँ आपको मैं ट्रिक देने की कोशिश करता हूँ आपको, कि आप लोग ये जो टाइम आपको लगा है यहाँ ग्राफिकली सॉल्व करके, तो आप लोग थोड़ी डेफिनेशन जो आपने रीड कर रखी है उनको ध्यान में रख करके इसको ट्रिकली सॉल्व भी कर सकते हो बिना कोई डायग्राम बनाए। अब अगर हम इसको देखें तो आप लोग अब देखिए जरा, मुझे इसको बताने के लिए जो देना था कि आप इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका डायग्राम बनेगा, वो आपने पूरा का पूरा तरीका यहाँ देखा, पर इसको आप ट्रिकी काम में लीजिए। जरा देखो जरा, मेरे पास यहाँ पर एक LPP है राइट ना, और जो मेरे पास यहाँ LPP है, तो ध्यान दें कि इस LPP में मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इनइक्विटीज है, इनइक्विटीज के अंदर
x1 x2 के वो सभी मान जो मुझे इस इनइक्विटीज को सेटिस्फाइड करके देते हो वो बनते हैं उसके फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। सभी इनइक्विटीज को सेटिस्फाइड करने वाले मान हमारे पास क्या होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। और उन्हीं फिजिबल सॉल्यूशन में उसका मिला वहां पर हमें मिलता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब इष्टतम हल कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो इष्टतम हल भी हमें फिजिबल सॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बात कर रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन में से आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपके पास जो चार ऑप्शन जो यहाँ दिए हुए हैं, चार ऑप्शन, उनमें आप इन चार ऑप्शंस को यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि सबसे पहले तो इन चार ऑप्शन में जो वैल्यूज दी गई हैं x1 x2 की, आप यहाँ पर पुट करके वैल्यूज को चेक करके देखिए कि आपकी वो यहाँ सभी इनइक्विटीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं क्या। अगर वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वहां हमारे पास मिल गया है फिजिबल सॉल्यूशन। फिर उनमें से देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम कौन सा मान दे रहा है, राइट। तो मेरे पास जो चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उनमें जैसे भी मैं पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको अगर मैं चेक करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है x1 इक्वल टू तो 3 और x2 इक्वल टू 0 हमें ये दिया हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पर हमें z की जो वैल्यू है वो हमें 6 दी हुई है। आप जाकर के चेक करो, देखो यहाँ 3 डाला, यहाँ 0 डाला, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट से 3 लेस देन 4, ठीक। तो पहली इनइक्विटीज तो सेटिस्फाइड है। यहाँ जाइए, यहाँ 3 रखा, 0 रखा, 3 लेस देन 6 आया, ये भी सेटिस्फाइड है। यहाँ 3 आया तो ये इक्वल टू का भी साइन हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए ये तीनों हमारे पास कंडीशन पहले ऑप्शन से यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। तो x1 3 और x2 इक्वल टू 0 ये बन गया है मेरे पास इसका फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें से निकलता है आपका z। तो ये वैल्यू क्या करेंगे आप लोग, फिजिबल सॉल्यूशन जो आपने निकाला है, अब ये जो वैल्यू है आप अपने z में डाल दीजिए। z में डालेंगे तो यहाँ 3 और 2 और 0 इट्स मीन 6 बना, तो ये आपका z 6 बना। तो एक तो सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से मिला। अब हम और भी यहाँ पर सॉल्यूशन चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास और भी ऐसी कुछ वैल्यूज हैं क्या यहाँ पर। फिर उन सभी के लिए हम लोग z को कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमारे पास z सबसे मैक्सिमम आ रहा है वही हमारा सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर अब हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया है हमारा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दे रहा है कि यहाँ x1 इक्वल टू 3 है और x2 इक्वल टू 4 है, और ये आपको जो z है वो दे रहा है यहाँ पर 10, करेक्ट, 3 एंड 4। यहाँ पर आप पुट करके देखिए तो देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो वो 7 बनेगा, जो कि पहले कंडीशंस को यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये बात कर देंगे कि ये तो कभी हमारे पास सॉल्यूशन ला करके ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है, वो फिजिबल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, और जबकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये तो हमारे पास बात ही यहाँ से कैंसिल आउट हो गई है। मैं थर्ड ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ थर्ड ऑप्शन पे यदि मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर x1 जो है वो मुझे मिल रहा है 1, और जो यहाँ x2 है वो मुझे मिल रहा है यहाँ 3, ठीक, और z जो है वो मिल रहा है मुझे 7। तो ये तो हमने चेक कर भी लिया है वैसे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 1 और 3 मैंने यहाँ 1 रखा, 3 रखा, सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया तो 4 लेस देन 6 आ रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास इक्वल टू 6 आ रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जेड पे वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये मुझे मिलेगा 2 + 3 इक्वल्स टू 2 + 3। अब देखिएगा जरा, ये वैल्यू आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 1, तो ये हुआ 2 + 3 जो कि वैल्यू बन रही है 5, जबकि इन्होंने z की वैल्यू दी हुई है हमें 7, जो कि ये गलत जा रही है। x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए तो z की वैल्यू 5 आ रही है, जबकि यहाँ आ रही है 6, तो ये बिल्कुल हमें मैच करने को नहीं मिल रहा है, राइट। अब हम आते हैं अगले वाले 4th नंबर के ऑप्शन पर। यहाँ पर 4th वाले ऑप्शन पर आते हैं तो वो है x1 = 3 और x2 = 1 और यहाँ z = 7। तो ये तो हम आसानी से कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 और 1 है। अगर आप इन सभी यूनिट्स में इसको पुट करते हैं तो सेटिस्फाइड हो रही है, और ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करते हैं तो z की वैल्यू मुझे 7 मिल रही है। तो देखो ये ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, इसके सॉल्यूशन भी हमारे पास करेक्ट जा रहे हैं। अब जो दोनों आपको सॉल्यूशन मिले थे उनका अगर आप चेक करोगे तो उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है z = 7 पर, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट चला जाएगा हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर 4 पर। इट्स मीन x की वैल्यू 3 और यहाँ x2 की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 7। तो ऑप्शन से भी आप लोग वहां पर इनको चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ आपको डायरेक्टली सॉल्व करने को भी देखने को मिल सकता है। हम लोग ये कंडीशन, इन कंडीशन की हम बात उस वक्त कर रहे हैं जब हमारे पास बाउंडेड एरिया हमें मिलता है, राइट। अनबाउंडेड एरिया के अंदर हम लोगों को सॉल्यूशन मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, ठीक। ऐसी स्थितियों का विचार हम लोगों ने लेक्चर में किए हुए हैं जो हमने एलपीपी के पढ़े हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जरा।
सेकंड आंसर पे हम आते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है मिनिमम z इक्वल्स टू हमें मिला हुआ है यहां 2x प्लस 3y, करेक्ट। और यहां हमें कंडीशन दी हुई है सच दैट x1 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, राइट, और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और xy इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो इन्हें भी हम लोग अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यहां हमें अच्छे से पता है, इन्हें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। जरूर हम बिना किसी डायग्राम के ग्राफ के हम इसको रेडी कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। देखो जरा यहां पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और यहां 6 है एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मेरे पास यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हम उसको जरा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास यहाँ है x1 इक्वल x इक्वल टू 4, यहाँ x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू माइनस का 1 है और यहाँ z इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ है, करेक्ट। ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ अगर हम देखें इसको तो देखो 4 और -1 यहाँ पर पुट किया, 4 - 1 3 बनेगा और 3 5 से बड़ा नहीं है। देखो जरा पहली एक चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, 4 -1 यहाँ रखेंगे 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन 5, ये पहली वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत चला गया। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 11, राइट। यहां पुट करते हैं तो 1 प्लस 4 5 के इक्वल आ रहा है, करेक्ट है। सेकंड को चेक कर लेते हैं तो यहाँ 1 और ये 8 और 9 आ रहा है, ये भी मेरे पास करेक्ट है। तो ये बिल्कुल सॉल्यूशन हमें दे रहा है। 1 और 4 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 12। देखिए 1 को यहाँ पर पुट किया तो 2 मिला और 4 को यहाँ पर पुट किया तो 12 मिला, तो 2 एंड 12 बनता है 14, राइट। तो 14 बनता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हमारे पास गलत चला गया है, 14 बन रहा है जबकि यहाँ 11 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ, राइट। फिजिबल सॉल्यूशन से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम थर्ड वाले ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू द 4 एंड y इक्वल टू द 1, राइट, और z इक्वल टू द 11। अब हमें यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ, यहाँ जाकर के चेक करते हैं तो 4 और 1 5 सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ आते हैं हम लोग तो 2 बना, 4 बना, 6 ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। इनको जाकर के यहाँ पर पुट किया तो ये बना 8 प्लस और यहाँ 3 ये 11, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। इसको हमने राइट कर दिया, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये हमें एक सोल्यूशन दे रहा है। फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला हमें दे रहा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 और यहाँ z इक्वल टू 15। इसको देखें तो 0 प्लस 5 ये सेटिस्फाइड हुआ। यहाँ आ जाते हैं तो 0 प्लस ये 10 बना, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। वैल्यू को जाकर के पुट करते हैं तो 0 और यहाँ पर 15, ये भी मेरे पास सेटिस्फाइड हुआ, राइट। तो ये भी मेरे पास यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, देखो जरा ये 0 भी सेटिस्फाइड हो गया है और यहाँ पर y का 15 भी आ रहा है और यहाँ से मुझे 11 भी आ रहा है। मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं जो कि करेक्ट जा रहे हैं, थर्ड भी सही जा रहा है और फोर्थ भी सही जा रहा है, सही ऑप्शंस वहां हैं। पर लेकिन इन दोनों में मेरे पास जो मिनिमम z मुझे पता करना है, तो मिनिमम z तो मुझे यहाँ पर 11 के लिए मिल रहा है, राइट। 11 के लिए मुझे मिनिमम z मिल रहा है, इसलिए मैं आसानी से कह सकता हूं कि इसका जो आंसर मेरे पास जाएगा वो थर्ड जाएगा, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल मेरे पास यहाँ करेक्ट जाएगा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहां अब देखिए थर्ड, हम यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन को, आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड में यहां आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आंसर नंबर थर्ड में हमारे पास है मैक्सिमम z 2x1 माइनस 10x2 x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x1 माइनस 5x2 लेस देन इक्वल टू -5, ठीक। और यहां हमें कहा गया है कि इसमें 4 ऑप्शन है, क्या इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ कि जो LPP है आपके पास, आप उसको आसानी से ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपको सिचुएशंस पूछी गई हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कि क्या ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड होंगे,
तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई अगर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया और मेरे पास कोई भी यहाँ पर लाइन से बनने वाले मुझे फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन जब वो बाउंडेड नहीं है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो हुए वो हुए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास जो है यहाँ इसकी लोअर बाउंड्रीज मेरे पास तो है, पर लेकिन अपर बाउंड्रीज मेरे पास यहाँ नहीं है, ये सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। तो हमें वो चेक करना होगा कि इसकी फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से आ रहे हैं। यहाँ अब मुझे इसको डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि डायग्राम आप लोग आसानी से बनाना जानते हैं, सीखते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन भी आप लोग निकालना जानते हैं। कॉमन एरिया जब आप देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा कोई खास यहाँ पर ऐसा डायग्राम नहीं है या ऐसा कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है जिसके डायग्राम को लाइन के सॉल्यूशंस को निकालना हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो। तो आप देख सकते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको मिलते हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे हम देखें तो नो फिजिबल सॉल्यूशन। नो फिजिबल सॉल्यूशन का अर्थ ये हुआ कि आपके पास सपोज करो कि दो लाइनें हैं, उनमें से एक लाइन का सॉल्यूशन जो है वो तो विदाउट ओरिजिन की तरफ जा रहा है, एक लाइन का सॉल्यूशन आपके पास ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इट्स मीन कहने का मतलब ये हुआ, ओरिजिन भी अगर हम डिस्कस नहीं करें तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो कॉमन एरिया आप जब ढूंढने जाते हैं कि इनके कॉमन सॉल्यूशन हम ढूंढने के लिए यदि हम जाएं तो उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिले, किसी लाइन का सॉल्यूशन बिल्कुल अपोजिट हो और दूसरी लाइन का सॉल्यूशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो, कॉमन अगर वहां हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कोई कॉमन एरिया अगर हमें सभी के लिए नहीं मिलता है तो वो होता है नो फिजिबल सॉल्यूशन। वहां कोई कॉमन एरिया सभी के लिए हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, राइट। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे इन्होंने हमें बताया है बाउंडेड सॉल्यूशन। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, बाउंडेड सॉल्यूशन अगर कोई लाइन है वो हमारे पास बाउंडेड है। तो कॉमन एरिया आप देखिए, कॉमन एरिया हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। कॉमन एरिया बाउंडेड आ रहा है, कैसा आ रहा है? तो आप लोग जब ये एलपीपी तैयार कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो आपको पता होगा कि ये बाउंडेड आ रहा है कि अनबाउंडेड आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी हम यहाँ देख लेते हैं, इनफाइनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनफाइनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि आपके पास एक ही लाइन पर दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट पर वैल्यू आपके पास जेड की बिल्कुल सेम आ रही है। सपोज करो एक ही लाइन पर आपके पास जेड वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू जो भी हो, तो आपके पास एक ही लाइन पर दो पॉइंट की वैल्यू जेड की सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम आ रही है या मिनिमम दोनों की दो पॉइंट पर सेम आ रही है। एक ही लाइन पर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हमारे पास इनफाइनिट पॉइंट होते हैं और इनफाइनिट पॉइंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनिट सॉल्यूशंस बनेंगे जिनकी वैल्यू हमेशा हमारे पास सेम जेड इक्वल टू 1 ही होगी, राइट। तो आप ये जो डायग्राम है आसानी से आप बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह से आ रहा है। अनबाउंड के सॉल्यूशंस इस प्रकार से होंगे, ये हमारे पास नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, कोई कॉमन एरिया यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ बाउंडेड, ये तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं, बाउंडेड है, कॉमन एरिया हमारे पास बाउंडेड आता है। और यहाँ हमारे पास इनफाइनिट सॉल्यूशन, एक लाइन पे दो पॉइंट जिनकी वैल्यू दोनों की सेम हो, राइट। इनको चेक हम कर सकते हैं यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने वहां पर चेक किया होगा। इसी प्रकार में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो 4 है, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, तो आंसर नंबर 4 में अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वही बात की गई है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफाइनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन और बाउंडेड। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ग्राफिकली आप लोग इनको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ग्राफिकली सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं और चारों स्थितियां मैंने आपको बता दी है, उन स्थितियों से आप उनको मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। तो ये आंसर नंबर 4 आपके पास हुआ। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 5th नंबर की तरफ, आंसर नंबर 5th पर। आंसर नंबर 5th पर हम आते हैं, देखिएगा जरा। देखिए हमारे पास 5th नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13, जो हमारे पास एलपीपी का लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 है, वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके और इसको डिस्कस करके वहां पर मैंने आपको बताया है। तो आप वहां पर भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और वहीं से अब आपको काफी अच्छे से जानकारी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रीफली जल्दी से तुरंत यहाँ पर लेता हूँ और इसकी इनइक्विटीज वगैरह के बारे में सब पर डिस्कस करता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास एक फर्म है जो दो प्रकार के विद्युत उपकरण बना रही है, ए और बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये फर्म जो है वो दो टाइप्स के हमारे पास उपकरण बनाती है।
एक तो मैंने ले लिया है ए और मैंने एक ले लिया है बी, दो टाइप की, राइट, दो टाइप के उपकरण बनाती है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि इन पर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो एक यूनिट पर हमें मिल रहा है प्रॉफिट, या हमने प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट 20 और 30 रुपीज है एक यूनिट पर, राइट, एक यूनिट पर 20 और 30 है। और हम यहाँ पर आगे बढ़ाएं तो हमें कहा गया है कि इसमें हमारे पास मोटर और ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स, ये सब मैंने आप लोगों को लेक्चर 12 एंड 13 में समझाया है, इसलिए हम अभी यहाँ पर अब तुरंत यहाँ पर फटाफट से पहचान चुके हैं कि किस तरह से हमें इनको लिखना है, मैथमेटिकली फॉर्म हम इसकी रेडी करनी है। तो मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स यहाँ दिए हुए हैं, तो हमें पता है यहाँ पर कि जो एक यूनिट है एक ही, उसमें मोटर 3 है और हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर्स हैं, 3 तो मोटर हैं और 2 ट्रांसफार्मर्स है एक यूनिट में, करेक्ट। फिर हम चलते हैं बी पर। बी पर हमें कहा गया है कि इसमें 2 मोटर 4 ट्रांसफार्मर्स हैं, ये 2 मोटर हो गई है और 4 ट्रांसफार्मर्स हो गए एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट में हमें ऐसा देखने को मिला। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक महीने में हमारे पास 210 तो मोटर हैं और 300 ट्रांसफार्मर्स हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट, ये जो अवेबिलिटी है हमारे पास, वो अवेबिलिटी में हमें कहा गया है कि मोटर्स तो हमारे पास यहाँ है, ध्यान दीजिए, मोटर्स से 210 है और 300 हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं, करेक्ट, ठीक। और आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो बी वाला उपकरण है उसके अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट मॉडल है वो, और उसमें वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो ए में नहीं सिर्फ बी में लगाया जाता है, और बी में जो स्टेबलाइजर लगाया जाता है उसकी जो क्वांटिटीज है हमारे पास वो बताई गई है इन्होंने 65, राइट, 65। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे पास 65 अवेलेबल है, और इन्होंने कहा है कि एक यूनिट के अंदर एक ही हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता है, एक यूनिट के अंदर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि एलपीपी से इसको सोल्व कीजिए, और ए और बी हमें कहा गया है कि अगर ए टाइप के हमने यूनिट एक्स बनाई है और बी टाइप के जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है उसकी यूनिट अगर हमने यहाँ पर वाई बनाई है, तो हमारे पास इसका ग्राफिकली सॉल्यूशंस हम लोग जब देखते हैं तो मैथमेटिकली फॉर्म के अकॉर्डिंगली इसके किस तरह से एलपीपी इसकी तैयार होगी वो हम लोगों को यहाँ देखनी है। और हम आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सीखा हुआ है, देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम ही किया जाता है, इसलिए हमारे पास बनेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो जेड आ रहा है हमारे पास, तो देखिए एक यूनिट में 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और एक्स यूनिट आप लोगों ने यहाँ पर उसकी डेवलप की है, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्रॉफिट इसका ए टाइप का जो मेरे पास डिवाइस है उससे बनने वाला जो प्रॉफिट है वो मेरे पास हो जाएगा 20x। फिर बी जो टाइप की डिवाइस है उससे मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा 30y। इट्स मीन टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 20x प्लस 30y। इसी प्रकार से हम यहाँ पर और कंस्टेंट्स बना सकते हैं। देखो जरा, इन्होंने कहा है कि एक यूनिट में मोटर 3 है, और बी वाले जो हमारे पास बी वाला जो उपकरण है उसमें हमारे पास 2 मोटर्स यहाँ काम में आती हैं, राइट। तो हमारे पास जो टोटल मोटर की संख्या होगी वो होगी हमारे पास कि एक्स यूनिट तो ए की बनाई है और वाई यूनिट बी की बनाई है। एक यूनिट में 3 मोटर है तो एक्स यूनिट में 3x मोटर हमारे पास यहाँ हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सजेड एंड 3xn प्लस। इसी तरीके से मेरे पास एक यूनिट में 2 मोटर है और मैंने बी की वाई यूनिट बनाई है, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर जो मोटर्स हैं वो हो जाएंगी 2y, करेक्ट। ये जितनी भी मोटर हैं इन सबकी संख्या 210 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी 210 की ही है। हमें अच्छे से पता है, हम लोग इस तरह से ही वर्क करेंगे अपने बिजनेस में कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी हो उसके दायरे में रह करके हम उस पर वर्क करें। तो 210 मोटर्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास जो है यूनिट का डेवलपमेंट इस प्रकार से ही होगा कि 210 यूनिट वहां पर पूरी कंप्लीटली यूज में आ जाए। इसी तरीके से मैं इसको भी दे सकता हूं यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के लिए, तो 2 and x, तो टोटल ट्रांसफार्मर्स बनेंगे 2x प्लस यहाँ पर होगा मेरे पास 4y, राइट, एंड लेस देन इक्वल्स टू 300। मेरे पास 300 ही ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल है, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 300 आ जाएगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर मेरे पास ए वाली डिवाइस के अंदर नहीं है, केवल बी में ही लगाया जाता है, और एक डिवाइस में एक आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता है, तो बी आपके पास यहाँ पर
बी आपके पास जो है वो y यूनिट बनाई गई है, तो टोटल जो स्टेबलाइजर है वो y काम में आएंगे और इनकी जितनी भी संख्या है हमारे पास वो 65 से कम होगी, राइट। और हम जानते हैं कि सारे के सारे मेरे पास क्वांटिटीज हैं और क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए x और y की संख्या हमारे पास पॉजिटिव होगी, राइट। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है इनइक्विटीज से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑप्शन हमारे पास चला जाता है यहाँ पर 5 का। तो फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास, फिफ्थ नंबर का जो आंसर है उसका ऑप्शन हमारे पास चला जाता है 20x + 35, इट्स मीन थर्ड। ये मेरे पास तीसरा इसका ऑप्शन चला जाएगा आंसर नंबर 5 का। आंसर नंबर 6 को अगर हम देखें तो वहां पर हमें कहा गया है कि कोई भी एक कांस्टेंट आपको कौन सा मिलेगा इनमें से, तो हम देख पा रहे हैं कि 210 के लिए हमारे पास ये 3x + 2y ≤ 210, तो वो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर का यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा हमारे पास, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन 2x हमारे पास ऑप्शन जाएगा यहाँ 3x + 2y ≤ 2, ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन जाएगा, सॉरी, राइट, फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। हम देख पा रहे हैं 3x + 2y ≤ 210। ओके, चलिए और हम आगे जब देखते हैं सेवंथ नंबर का जो ऑप्शन है हम आसानी से देख सकते हैं। सेवंथ नंबर पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एक हमें कंस्टेंट्स बताना है यहाँ, और वो कंस्टेंट्स अगर हम देखें तो देखो जरा कि जो हमने यहाँ पर 2x + 4y ≤ 300 लिखा है, अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास ये बनेगा x + 2y ≤ 150, राइट, 150। और अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो हमारे पास यहाँ आता है x + 2y ≤ 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। आप यहाँ 8th नंबर पे आ जाइए। 8th नंबर पे आते हैं हम लोग, हमें यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी एक प्रतिबंध यहाँ पर बताइए, y ≤ 65 है और y ≤ 65 थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है, और जितने भी वेरिएबल है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ हमारे पास थर्ड चला जाता है, राइट। इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ थर्ड चला जाता है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको मल्टी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, एक यहाँ पर एप्लीकेशन से हम लोगों को इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। ये सारा हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 12 में एंड 13 में। अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहें तो आप लेक्चर को वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और देखिए जरा यहाँ पर अब यहाँ हमारे पास जो है वो 9 और 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। 9th और 10th मुझे समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने जब हमने एलपीपी स्टार्ट की थी तो वहां हमने आपको बताया था कि एलपीपी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां पर आप लोग मैक्सिमम जेड मिनिमम जेड फाइंड करते हैं, ठीक। एक आपके पास होता है वहां पर फिजिबल सॉल्यूशन, एक आपके पास वहां होता है कंस्टेंट्स वाला पार्ट, प्रतिबंधों का वहां पर एक हमारे पास भाग होता है, जिसके अंदर हमें हमारी अवेबिलिटी, कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट जो होती है वो वहां पर शामिल होती है। और थर्ड उसका जो पार्ट होता है वो सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो हमने वहां देखा था कि एलपीपी के 3 पार्ट होते हैं, राइट। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कहा गया है कि इसके कितने पार्ट होंगे, तो हमारे पास ये 3 होंगे, तीनों पार्ट यहाँ पर होंगे। इट्स मीन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ चला जाएगा। आंसर नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ फोर्थ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम 10th वाला यहाँ आंसर देखेंगे तो हमें कहा गया कि एलपीपी के मुख्यतः हल कौन कौन से होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी के 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन, करेक्ट। फिजिबल सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो सभी प्रतिबंधों को, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेटिस्फाइड करती हैं, वो होते हैं उसके फिजिबल सॉल्यूशन, और उन्हीं फिजिबल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं हम लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो 2 तरह के एलपीपी के सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन होगा इसमें हमारे पास 4th ऑप्शन चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4th ऑप्शन होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा
आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि जो कुछ आप लोग पिछले वाले जो हमारे लेक्चरों में है एलपीपी के, उनमें जो हमने पढ़ा था सब कुछ वही था। हमने बड़े अच्छे से उसको समझा था, कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं लगी थी। और कुछ हम लोगों ने यहाँ तरीका भी देखा कि डायरेक्टली भी हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो वो सिर्फ बाउंडेड एरिया के लिए होते हैं और वो आपको आसानी से देखने को भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सॉल्यूशंस लिखे हुए होते हैं, तो हम वहाँ पर पहचान सकते हैं। तो उनको हमने देखा कि डायरेक्टली पुट करके भी हम लोग रिजल्ट वहाँ पर पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू हमारे लेक्चर देखते रहिए और आप इसी तरीके से अपने कमांड को अच्छा बनाते रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।